उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गजल है। उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गजल है। लब फूल के जैसे है, मेरी आँख कवल है। नाज़रीन, गज़ल के इस सफ़र में हम पहुंच गए हैं उस मकाम पर जहां गज़ल अपनी तमाम हदों को पार करती हुई आ पहुंची है एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं मुशायरा गाह। आज हर शहर में मुशायरा मुनक़्क़िद होना हमारी तहज़ीबी रवायत का हिस्सा बन गया है। अगर हम मुशायरे की तारीख़ पर नज़र डालें तो आज के जैसे अवामी मुशायरों का वजूद कहीं नज़र नहीं आता। अहद माजी में बादशाहों और नवाबों के दरबारों में मुशायरों का जिक्र मिलता है, लेकिन उनमें अवाम की शिरकत दूर दूर तक मुमकिन नहीं थी। दिल्ली की आखिरी शमा में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने भी जिस मुशायरे का जिक्र किया है उसमें बादशाह के मुसाहिबीन और शहर के असातिज़ा के अलावा किसी आम आदमी की शिरकत का बयान नहीं है। लेकिन आज मुशायरा हिंदुस्तानी शायरी का अहम तरीन हिस्सा बन गया है। गो के अवामी मुशायरों की बुनियाद पढ़ने के बारे में कोई तारीख़ी किताब मौजूद नहीं है, लेकिन मुल्क के मायनाज शायरों के तज़किरों में ये बात जा बजा आई है कि मुशायरों का सिलसिला आज़ादी की दूसरी तहरीक से कुछ बरस कबल शुरू हुआ, जब हिंदुस्तानी शायरों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अवाम को बेदार करने की गर्ज से मुशायरों में इनकलाबी शायरी का सहारा लिया। गज़ल जो है वो दो मिसरों में इश्क व मोहब्बत की भी बात करती है, वस्ल और हिजर की भी बात करती है, उरूज और ज़वाल की भी बात करती है, मसरत, इम्बसात और गमज़दगी की भी बात करती है। दिल से उठता है, जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। मीर का एक शेर जो है पूरे अहद के गम को दो मिसरों में समेट लिया करता है। तो यही वजह है कि गज़ल इशारों और कनायों में उरूज व ज़वाल की बात करती रही, मुआफ़क़त और मुखालफत की बात करती रही, इनक़लाब की भी गुफ्तगू करती रही, ज़िंदगी की नगमगी को भी बयान करती रही। नाज़रीन, गज़ल ने प्यार, मोहब्बत और नफ़रत से लेकर दोस्ती तक की बात की, और जब इंसानियत की आज़ादी का सवाल आया तो गज़ल ने यहाँ भी अपना किरदार बड़ी शिद्दत से निभाया। उर्दू गज़ल बुनियादी तौर पर इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ रही है, जुल्म के ख़िलाफ़ रही है, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ रही है, आज़ादी की जद्दोजहद की हमनवाई करती रही है। जहाँ जहाँ लोगों ने आज़ादी की जद्दोजहद की वहाँ वहाँ उर्दू गज़ल ने उनका साथ दिया है। नाज़रीन, गज़ल ने आदमी के अंदर उस जज्बे को उभारने का काम किया जिसे इंसानियत का जज्बा कहते हैं। गज़ल आदमी को ऊपर उठना सिखाती है और गैर बराबरी को मिटाकर बराबरी की बात करती है। एक तबका हुआ करता है जो तबका ये चाहता है कि जैसे हालात हैं ऐसे ही चलते रहें। किसी ने बहुत अच्छा शेर इस सिलसिले में कहा है, शबाब मेरठी का मेरा ख्याल है ये शेर है, कि कुछ लोग जिनके पास चिरागों के ढेर हैं वो लोग चाहते हैं बहुत लंबी रात हो। तो उर्दू गज़ल जो है बुनियादी तौर पर इस बात की वकालत कर रही है कि जिन लोगों के पास ताकत है वो दूसरों को कमज़ोर करना चाहते हैं, उर्दू गज़ल इसके ख़िलाफ़ है। जिन लोगों के पास दौलत है वो गरीबों का इस्तेहसाल करना चाहते हैं, उर्दू गज़ल इसके ख़िलाफ़ है। मौजूदा हालात को जो लोग कायम रखना चाहते हैं कि उनकी बरतरी बनी रहे, उर्दू गज़ल इसके ख़िलाफ़ है। उर्दू गज़ल इंसानी मसावात की अलमबरदार है। गज़ल ने आदमी को सोचना सिखाया और अपनी मंजिल को पहचान कर उसको हासिल करने का तरीक़ा और सलीक़ा भी गज़ल ने बताया। या यूं कहें कि गज़ल ने आदमी की सोच को बदलने का काम किया है तो बेजाना होगा। गज़ल अपने तरह से इंसान की सोच को बदलने की कोशिश कर रही है और वो सोच को आगे ले जाना चाहती है, सोच को तरक्की पसंदी की शाहराह पर गामज़न करना चाहती है और हालात को तब्दील करने का रास्ता बताती है। हाँ, उर्दू गज़ल जो है दरअसल वो इनकलाब ख़ुद नहीं पैदा करती, वो इनकलाब पैदा करने वाले जहन की तामीर करती है। ये उर्दू गज़ल का कारनामा है। इनकलाब की बात होती है तो इक़बाल को फरामोश नहीं किया जा सकता।
एक ऐसे दौर में जब मुल्क पर महकूमियत गालिब थी, ये इकबाल ही थे जिन्होंने अपने कलाम के ज़रिए आज़ादी को तरजीह दी। इकबाल की इस बात को मैं इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट समझता हूँ, जब उन्होंने अंग्रेज़ों को मुखातिब करके कहा था कि तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही ख़ुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। मतलब पूरी अंग्रेज़ों की तहज़ीब, अंग्रेज़ों के कल्चर और अंग्रेज़ों के इक़्तिदार को गज़ल के 2 मिसरों में उन्होंने चैलेंज कर दिया था, और ये डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। तो यहाँ से फिर लोगों में एक जुर्रत पैदा हुई, लोग खुलने लगे। बाद में फिर जोश मलिहाबादी ने तो और ज़्यादा तेवर के साथ और ज़्यादा बेबाकी के साथ अंग्रेज़ों को ललकारा। तो दरअसल उर्दू गज़ल जो है वो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ है, अदम मसावात के ख़िलाफ़ है, और उर्दू गज़ल जहाँ जहाँ जुल्म है उसके ख़िलाफ़ है, जहाँ जहाँ इस्तेहसाल है उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन इकबाल पूरी मंजिल बता रहा है कि इस ऐसे उस मंजिल पर पहुंचना है और पहुंचना चाहिए, तुमको इसीलिए इस जगह भेजा गया है। और बार बार इकबाल इसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं इंसान को कि तुम अपने अंदर जो छुपा हुआ एक इंसान है, तुम्हारे यहाँ जो छुपी हुई सलाहियत है, तुम्हारी जो अपनी शनाख्त है जो पोशीदा है, इसको बाहर लाओ, तभी तुम्हारी कामयाबी है। उस ज़माने में गज़ल के पैराए में बहुत से इनकलाबी अशार भी अवाम तक पहुँचे। कई ऐसे शायर हुए जिन्होंने लोगों के जहनों को झकझोरने का काम किया। इनमें फ़राक़, फैज़ और जोश का नाम लिया जा सकता है। अब आप देखिए कि बेदारी जब आती है, जिस वक्त आदमी अपने हक की तलब करता है, जब आदमी बात करता है आज़ादी की, जब अदालत की बात आती है, तो गज़ल फिर एक नया रुख लेती है। आप देखिए गज़ल फिर मूवमेंट से जुड़ जाती है। और आप अगर नाम लेना चाहें तो इतना बड़ा शायर हमारे सामने से गुज़रा फैज़ अहमद फैज़, कि जो पूरे मूवमेंट्स गज़ल में खड़े कर दिए कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। और उसके बाद आज का शायर, इस दौर का शायर अभी जो जिंदा है, नाजिम जाफरी बनारस के, वो कहते हैं कि जिस वक्त वो आपस में एक इंतशार थे हिंदुस्तान के अंदर था, कि जहाँ एक कशमकश चल रही थी, किसी न किसी बुनियाद के ऊपर रंजिश पैदा हो रही थी, वहाँ वो आदमी कहता है, वो भी फिर तमसील को ला के रखता है और फिर तमसील की बात करता है, और वो कहता है कि तकसीम हो रही है नज़र, माजरा है क्या। देखिए नज़र का तकसीम होना, ये पहली बार ये तरकीब आ रही है। तकसीम हो रही है नज़र, माजरा है क्या, हाथों में मेरे टूटा हुआ आईना है क्या। आप देखिए इस तकसीम के बारे में। या फिर उस वक्त जब ज़ियाउल हक की हुकूमत पाकिस्तान में होती है और जब बहुत मुसल्लत होती है फ़ौजी हुकूमत आम आदमियों के ऊपर, वहाँ पर जो है वो ब्लैकआउट होता है, और एक शायर खड़े होकर वह कहता है, जो हिंदुस्तान टाइम्स में भी, अंग्रेज़ी अखबारों में भी जिसका तस्करा बाद में आता है, कि वो कहता है कि शहर अगर तलब करे तुमसे इलाज तीरगी, साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो। ये चीज़ें जो गज़ल के अंदर पैदा हुई, ईरान से शुरू हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान ने उसको और बड़ा किया। खुदा न करे कि गज़ल के ऊपर बुरा वक्त आ जाए। इन काविशों के साथ अगर गज़ल आगे बढ़ती गई तो उर्दू लिटरेचर में गज़ल सारी दुनिया पर हुकूमत करेगी। नाज़रीन, जहाँ तक बात मुशायरे की है तो मुशायरा मोहब्बत बढ़ाने, मोहब्बतों का पैगाम पहुँचाने और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने का ज़रिया बन गया। शायद ही कोई हफ्ता ऐसा जाता हो जब मुल्क के किसी हिस्से में कोई आलमी या कुल हिंद मुशायरा ना होता हो। हिंदुस्तान के तमाम मुशायरों में एक अपना नुमाया मकाम बनाने वाले फ़ाखिर अदीब साहब हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं। मैं चाहता हूं कि मुशायरा कमेटी की जानिब से उनका ज़ोरदार आप लोग इस्तक़बाल करें और फ़ाखिर अदीब साहब माइक पर तशरीफ़ लाएं। गुलाबी शबनमी सपनों के साए में बसर कर लें, गुलाबी शबनमी सपनों के साए में बसर कर लें, चलो इस रात को फूलों के साए में बसर कर लें। भजन मीरा के हो या मीर की गज़लों की खुशबू हो, मोहब्बत के हंसी लम्हों के साए में बसर कर लें। ये कतन सच्ची गज़ल के सच्चे शायर हैं, उनको सुनना है,
सो मैं 4-5 शेर से आपकी शेरी तवाज़ु करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। जी, इरशाद। मतलब अर्ज़ किया है कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। मुशायरे का सबसे बड़ा कमाल आज ये है कि मुख्तलिफ़ ज़हनी सतह के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ़ इल्मी सतह के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग बैठे हैं, लेकिन मुशायरे का जादू ऐसा है कि वो सबको अपने जादू में आज भी बहा ले जाता है। और फ़ाखिर अदीब साहब माइक पर तशरीफ़ लाएं। मुशायरों ने हमारी जमहूरियत को मजबूत किया है, मुशायरों ने हमारे माशरे की मसावात को मजबूत किया है, मुशायरों ने हमारे मज़हब में जो इंसानी बराबरी का तसव्वुर है उस तसव्वुर को मजबूत किया है। मैं मुशायरों की इज़्ज़त इसलिए करता हूँ। इन मुशायरों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि शोरा की माली हालत भी काफ़ी बेहतर हुई है और अब एक अच्छे शायर को किसी दरबार की सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं रही, जिसकी वजह से शायरी में बेबाकी भी बढ़ी है। मुशायरा महंगा हो गया है, शायरों को पेमेंट अच्छा होने लगा इस दौर में। वो ज़माने में तो कुछ भी नहीं था, बहुत फटे हाल रहा करते थे शायर, लेकिन आज ये दिख रहा है पैसा बहुत है, तो लोगों ने कहा इससे अच्छा तो कोई प्रोफेशन ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा काम ये है कि लेके गज़ल आ गए और परफार्मर होना चाहिए, परफार्मर होना चाहिए बस। अब परफॉर्म तुम अच्छा कर लेते तो बस वो आ गए। नाजरीन, आप देख रहे हैं सफ़र गज़ल का और हम इस सफ़र में पहुँचे हैं बज़्म शेर व सुखन में। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और मकबूल शायर जनाब सरदार पंछी से। सरदार पंछी पंजाब के उन मशहूर शायरों में से एक हैं जिनके कलाम का चर्चा दूर दूर तक है। वो गैर मुनक़सिम भारत के शेखुपुरा शहर में पैदा हुए। उनका नाम वालिदैन ने करनैल सिंह रखा था। वतन की तकसीम के बाद वो पंजाब में मुकीम हुए, फिर राजस्थान में रहे। इस बीच उर्दू, हिंदी और पंजाबी में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। बाद में यूपी में रहने लगे और अवध मेल के नाम से एक अखबार भी निकाला। सरदार पंछी की अब तक उर्दू, हिंदी और पंजाबी में 22 किताबें शाये हो चुकी हैं। सरदार पंछी आज एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ गज़ल के गेसू संवारे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई हालात और शेर व शायरी से शगफ़ के बारे में। पहला गीत मैंने 1945 में लिखा था, जब मैं 5वें दर्जे में पढ़ता था। पाकिस्तान का ज़िला शेखुपुरा गांव था हमारा पेकीवीर का, जो सिखों का जो एक तरह का काबा है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब से 2-3 स्टेशन पहले हमारा गांव था। हमारे पिताजी, हमारी हवेली सड़क के ऊपर थी और पिताजी के दोस्त जो शायर थे, जैसे नंदलाल नूरपुरी थे, बाबा फिरोज़ुद्दीन शर्फ थे, उस ज़माने के जितने पंजाबी के शायर थे वो महीने 2 महीने के बाद वहाँ बैठक किया करते थे। रात भर शायरी होती थी और मैं छोटा होता भी बैठा रहता था, नींद नहीं आती थी, मैं उनकी शायरी सुनता रहता था। 5वें दर्जे में मैंने पहला गीत लिखा था जब बंगाल में अकाल पड़ा, बंगाल में कहत पड़ा, तो वहाँ पे हमने लोगों से अपील की थी कि आओ थोड़ा थोड़ा अनाज लेके चलें, भूखे लोगों के पेट में डालें। ऐसे एक गीत मैंने लिखा था। सरदार पंछी की मादरी ज़बान पंजाबी है। इसके अलावा कई ज़बानें जानते हैं और तकरीबन सभी ज़बानों में शायरी भी करते हैं। आइए उनसे मालूम करते हैं कि ये सब कैसे हो पाता है। एक एहसास ऐसा जागता था कि देखिए मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है, मैं उर्दू में लिखता हूँ, थोड़ी बहुत पर्शियन जानता हूँ, थोड़ी बहुत संस्कृत जानता हूँ, दूसरी भाषाओं में अवधी जानता हूँ, हिंदी अच्छी तरह जानता हूँ। तो ये एक मुतमईन होता था, एक जो इत्मीनान का एहसास है, जो इत्मीनान, एक शिद्दत जो है इत्मीनान की, वो होती थी। और जब कोई आदमी मुझसे अवधी भाषा में कोई गीत सुन लेता था तो लोग खुश हो जाते थे। उनकी खुशी मैं सबसे बड़ा हासिल मानता था। उनका जो इत्मीनान होता था या उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती थी, वो मैं सबसे बड़ा इनाम मानता था कि वो महसूस कर रहे हैं कि ये आदमी हमारी भाषा ना जानते हुए भी हमारी भाषा में शायरी कर रहा है, लिख रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। शायरी एक ऐसी शय है जो उनको भी पसंद आती है जो ज़बान नहीं जानते। इसी से लगता है कि उर्दू गज़ल का मुस्तक़बिल महफूज है। पहली बात, जहाँ तक शायरी की बात है तो जो उर्दू का एक लफ्ज़ भी नहीं जानते, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो मुशायरा सुनने के लिए सबसे ज़्यादा वही लोग आते हैं। उनको उर्दू शायरी के अंदर जो लताफ़त है, उर्दू शायरी के अंदर जो सलीक़ा है
एक ज़बान का सलीक़ा है, वो उनको मुतासर करता है। कई बार ऐसा देखा गया कि छोटे से लफ्ज़ का भी वो मतलब नहीं समझते हैं। अब हमारी मजबूरियाँ ये हैं कि अब हम मुशायरा पढ़ते हैं ऐसे इलाके में जहाँ पे उर्दू ज़बान जानने वाले कम लोग हों, दूसरी ज़बानों के लोग जो शौकीन हैं वो सुनने के लिए यहाँ आए हों, तो हमें किसी न किसी लफ्ज़ का मतलब बताना पड़ता है। शेर पढ़ने से पहले या शेर पढ़ते वक्त हम उस लफ्ज़ का मतलब, जैसे लफ्ज़ अना आया, अब उनको नहीं मालूम अना क्या, तो अना का लफ्ज़ बता दिया। जैसे अब एक लफ्ज़ बोसा है, अब उनको नहीं मालूम है, तो अगर उनको हम उसका तर्जुमा करके बता दें कि बोसे का अर्थ ये है, तो उनको वो शेर समझने में आसानी लगती है, आसान लगता है। और मैंने महसूस किया है मुशायरों में ख़ास तौर पर कि सबसे ज़्यादा असर ज़बान का उन्हीं लोगों पे होता है जो उर्दू ज़बान नहीं जानते। नाज़रीन, आइए अब सरदार पंची साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी एक खूबसूरत सी गज़ल हमें सुनाएं। सुनिएगा। उसने फेंका गुलाब पानी में, उसने फेंका गुलाब पानी में, मेरे ख़त का जवाब पानी में, मेरे ख़त का जवाब पानी में। और एक शेर सुनिए ख़ास तौर पर, साहिलों पर उदास मत बैठो, साहिलों पर उदास मत बैठो, डूब जाएंगे ख्वाब पानी में, डूब जाएंगे ख्वाब पानी में। एक तसव्वुर कीजिए कि एक बह रही नदी, उसके किनारे पर एक दोशीज़ा, उसके नंगे पाँव पानी में, क्या हालत होगी पानी की। शेर सुनिएगा। उसके पैरों का लम्स पाते ही, उसके पैरों का लम्स पाते ही, आ गया इनकलाब पानी में, आ गया इनकलाब पानी में। और अपनी दुनिया से खूबसूरत है, अपनी दुनिया से खूबसूरत है एक दुनिया जनाब पानी में। और सभी लोग अपनी अपनी बिरादरी का लिहाज रखते हैं, तो आखिरी मक्ते में मैंने अपने शायर बिरादरी का लिहाज रखा है। सुनिएगा। शायरों के गुनाह भी पंछी, शायरों के गुनाह भी पंछी, बन गए हैं हुबाब पानी में, बन गए हैं हुबाब पानी में। क्या कहने। नाज़रीन, सरदार पंची साहब की एक और गज़ल के चंद अशार सुनते हैं, सुर और ताल के साथ, एक दिलकश आवाज़ में। ये नक्शे कदम दे रहे हैं गवाही, अदब का ये लंबा सफर आपका है, ज़मीं से शुरू होके अर्शे बरी तक, हर एक कहकशा से गुज़र आपका है,
ये नक्शे कदम। चमकते हैं कागज पे अल्फाज़ो मानी, सियाही में शामिल जो है खून दिल भी, सियाही में शामिल जो है खून दिल भी, जिसे देख कर सोई धड़कन जगे, वो खत आपका नामा पर आपका है, ये नक्शे कदम। कलम के दहाने से जो रंग निकला, उन्हीं से बने हैं ये रंगीन मंजर, उन्हीं से बने हैं ये रंगीन मंजर। है संध्या की आँखों में काजल की रेखा, उफ़क़ पर भी रंगे सहर आपका है, ये नक्शे कदम। कभी अश्क बारी से है आब यारी, कभी सिसकियों से हुई रिश्तेदारी, कभी सिसकियों से हुई रिश्तेदारी। है जितने भी दिल और आँखों के मौसम, सभी मौसमों पर असर आपका है, ये नक्शे कदम दे रहे गवाही। अदब का ये लंबा सफ़र आपका है, ज़मीं से शुरू अर्शे बरी तक हर एक कशा से गुज़र आपका है, ये नक्शे कदम। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये पेशकश काफ़ी दिलचस्प लगी होगी। हम तवक्को करते हैं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम की अगली किस्त का इंतज़ार रहेगा। अगली किस्त में हम आपको गज़ल के सफ़र पर बेशकीमती मालूमात फराहम कराएंगे और मिलवाएंगे उर्दू के एक और बड़े शायर से। तो फिलहाल आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए DD उर्दू।